प्रीलिम्स का मैं एक सूत्र समझता हूँ कि जो आसान एरियाज़ हैं वहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं करना है। जो है डबल फ़ायदे होते हैं, एक तो अट्रैक्टिव हो जाता है आपका आंसर, और दूसरा ये हो जाता है आप कम समय में अपनी बात ज़्यादा पहुँचा पाते हैं। और एक बार जिस बुक को आप चूज़ कर लें, कोशिश करें कि उसे ना बदलना पड़े। तो लास्ट टाइम में हमें यही करना है कि नया नहीं पढ़ना है। आपको इस तैयारी में रखने कदम पहला रखें आप, तो बैक ईयर के पेपर देखें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय यूपीपीसीएस का रिजल्ट आया और डेली हम एक एक वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी की सीरीज में आज के हमारे गेस्ट हैं जितेंद्र सिंह सर। इनका यूपीपीसीएस 2022 में डीएसपी की पोस्ट पर 65 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज की सर की जर्नी के बारे में जानेंगे, उसके छोटे छोटे मिस्टेक के बारे में जानेंगे, फिल्म से लेकर इंटरव्यू, तो वो सारी चीज़ें एक एक करके कवर करेंगे। तो सर, हमारी तरफ से और जो हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं वीडियो, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है हमारे चैनल। थैंक यू वेरी मच। और सर, पहला सर क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि आपका नाम क्या है और आपका मतलब कि कहाँ से है, होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। सर, आपकी ये स्कूलिंग कहाँ से हुई है, थोड़ा सा एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बात करेंगे। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा जो है अपने ग्रामीण पृष्ठभूमि में ही करी है। जैसे एसबीजी इंटर कॉलेज है मेरा, हाई स्कूल मैंने वहाँ से किया है। बहुआ इंटर कॉलेज से मैंने अपना इंटर किया हुआ है। पास में ही मैं साह से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद मैंने अपना पीजी जो है हिंदी साहित्य से सुभारती यूनिवर्सिटी से किया है। सर, आपका इस एग्ज़ाम में मीडियम और ऑप्शनल क्या रहा सर? हिंदी साहित्य मेरा ऑप्शनल रहा, मेरा बैकग्राउंड भी था, तो इस कारण से मैंने अपना हिंदी साहित्य ही ऑप्शनल रखा, और मीडियम मेरा हिंदी था। हिंदी मीडियम तो हिंदी साहित्य जाहिर सी बात है, हिंदी ही रहेगा। सर, आपकी जर्नी काफ़ी स्ट्रगल रही है और हिंदी मीडियम से डीएसपी पोस्ट प्राप्त किए। सो सर, थोड़ा सा जानेंगे कि यह आपका मोटिवेशन कब से रहा कि नहीं, हमें सिविल सर्विस एग्ज़ाम में जाना है? ऐसा क्या मोटिवेशन फैक्टर रहा कि इस एग्ज़ाम को? मोटिवेशन फैक्टर बहुत सारी चीज़ों को देखा, अपने समाज में, सोसाइटी में सभी लोग देखते हैं, और अपने स्टेट की सबसे बड़ी पोस्ट में जाना सपना था मेरा। तो इस हिसाब से मैंने इसको मेहनत किया इस फील्ड में। और जो मोटिवेशन की बात है, तो हम देखते हैं कि हम एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, वहाँ लोग इतना आगे सोच भी नहीं पाते हैं। कई बार हमने भी नहीं सोचा था। ग्रेजुएशन के बाद हमें पता चला कि नहीं, ये कुछ होता है। अब तो लोग यूट्यूब के माध्यम से बहुत बचपन में ही जान जाते हैं चीज़ों को, पर पहले हमारे समय पे ये चीज़ें नहीं थी, इतना यूट्यूब भी नहीं आया था, ये यूट्यूब क्रांति नहीं हुई थी। कब से ये यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे थे और इसमें आपका कितने प्री मेंस, कितने इंटरव्यू रहे? यूपीपीसीएस की तैयारी में एक्चुअली क्या हुआ कि मैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों साथ में दे रहा था। तो वो शुरुआती जो फेल्योर था, मेरे हिसाब से वो बड़ा रीज़न रहा कि दो नावों में पैर रखना सही नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत होती रही उसके चलते। फिर फाइनली कोविड-19 ने भी कुछ समय ख़राब किया हम लोग का। तो 2021 में मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे एक ही एग्ज़ाम देना है, और वो कौन सा देना है, तो उसमें थोड़ा मैं वो में रहा, क्योंकि मैं यूपीएससी में भी बहुत करीब से बाहर हो रहा था। तो मैंने फिर पीसीएस पे फोकस किया। इस प्रिपरेशन के लिए आपने कोई कोचिंग लिया था या फिर सेल्फ स्टडी से ही यहाँ तक पहुँचे? कोचिंग करी थी मैंने, और उसके बाद जो है कोचिंग के बाद बहुत सारी कोचिंग की मैंने दृष्टि आईएएस से करी थी। बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं जो कोई कोचिंग वाले शायद प्रोवाइड नहीं कराते हैं। कहते हैं लोग कि बहुत कम ही योगदान रहता है। सेल्फ स्टडी करके, क्योंकि दृष्टि आईएएस में आईएएस से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा थी। आईएएस में मतलब कि फैक्ट नहीं होता है, पीसीएस फैक्ट होता है। तो फैक्ट बेस पे काम करना, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। बुक पे काम करना ही पड़ता है एटलीस्ट, तो वो करना पड़ा हमें। सर, इस बार भी आप फॉर्म भरे होंगे यूपीपीसीएस 2023 वाला? हाँ, मैंने भरा है, और अभी समय भी कम है थोड़ा सा। हाँ, तो उसके लिए तो सर, आपने कीमती समय दिया है हमारे लिए, इसके लिए मैं एक बार फिर से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन सर, जिसे इस बार भी अभी अंतिम दिनों में जो है कि 14 मई को प्रीलिम्स है यूपीपीसीएस का, तो कैसे मतलब प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी आप डेली कैसे बनाते थे, और इस बार तैयारी चल रही है, तो अंतिम दिनों में सर आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें, किन टॉपिक को ज़्यादा पढ़ें, थोड़ा सा उसके बारे में सर बताएं। देखिए, जैसे 21 और 22 में टाइम काफ़ी था। 22 में तो कम टाइम था, लेकिन 21 में काफ़ी टाइम मिला था। 22 में बहुत कम टाइम मिला, एक महीने ही मिले थे हम लोग को, क्योंकि इंटरव्यू हुआ था हम लोग का, उसके बाद सीधे प्री आ गया था। तो अभी भी सेम वही सिचुएशन है कि बहुत कम टाइम बचा है, 20-25 दिन ही बचे हैं। जैसे कि अगर 14 तारीख को एग्ज़ाम होगा, तो लास्ट टाइम में हमें यही करना है कि नया नहीं पढ़ना है। मैं तो यही कहूँगा कि नया नहीं पढ़ना है, मैं नया पढ़ भी नहीं रहा हूँ। जो पहले से पढ़ा हुआ है
उसी पे कहीं ना कहीं हमें वर्क करना है। और प्रीलिम्स का मैं एक सूत्र समझता हूँ कि जो आसान एरियाज़ हैं वहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं करना है। और जब हम वहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं करते हैं तो हम प्रीलिम्स आराम से क्वालिफाई कर जाते हैं। जो आसान एरिया है थोड़ा सा अगर बता सकते हैं किन किन टॉपिक्स से? जैसे आसान एरिया क्या है, जैसे अगर मॉडर्न इंडिया पे आप बात करें तो जो विद्रोह वाला चैप्टर है वहाँ से ईयर पूछे जाते हैं सीधा डायरेक्ट। और जैसे कि पत्र पत्रिकाएं हैं जो स्वतंत्रता के दौरान रही हैं, स्वतंत्रता में जिनका योगदान रहा है, तो वो पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपने गलत नहीं करना है। और जैसे एक क्वेश्चन आता है अरेंज द फॉलोइंग्स इन ऑर्डर, उसको जब हम अरेंज करते हैं तो वो क्वेश्चन हमने से गलत नहीं होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस को अगर हम गलत कर रहे हैं तो हम बाहर हो रहे हैं प्रीलिम्स से, ये तय है। जी सर, थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि प्रीलिम्स के लिए आपने क्या कंटेंट फॉलो करते थे, इसमें अभी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा जो हिस्ट्री, पॉलिटी, जीएस के, इकोनॉमिक्स के, इसके अलावा जो घटना करंट अफेयर्स है उसके थोड़ा कंटेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए, कंटेंट की अब इस समय मार्केट में कोई कमी नहीं है। जी। जैसा कि सब लोग जानते हैं ये बात। सर, जो आप प्रेफर करिए हैं करते थे तो उसके लिए बताइए। बहुत सारे कंटेंट हैं, कहीं ना कहीं स्टूडेंट डाइवर्ट हो जाते हैं, तो आपने क्या पढ़ा था? देखिए, ये बात तो सही है, भटकाव बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जब आप बुक का किसी चुनाव करें तो बहुत बार सोच लें, सीनियर से अपने पूछ लें, खुद का एक्सपीरियंस देख लें, बैक ईयर के क्वेश्चन देख लें, फिर इसके बाद फिर एक बुक का चुनाव कर लें। कोई भी बुक हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो। उदाहरण दें तो जैसे ज्योग्राफी के लिए है, कुछ लोग वाणी पढ़ते हैं, कुछ लोग माजिद हुसैन पढ़ते हैं, कुछ लोग जो है बरनवाल पढ़ते हैं। तो बुकें सारी अच्छी हैं, कोई बुक ख़राब नहीं है। बस आप अपने लिए देखें कि आप किस बुक में कंफर्ट फील करते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए मैं बरनवाल पढ़ लेता हूँ और इंडियन के लिए मैं वाणी पढ़ता हूँ। और फिर इस तैयारी के दौरान हमने अपने खुद के नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए हैं ज्योग्राफी के लिए, तो हम प्री के लिए वही पढ़ के चले जाते हैं, उतने से हमारा काम हो जाता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि हमें क्या सोर्स फॉलो करने चाहिए। पर हाँ, मैं आप लोग को या मैं एक मोटा मोटा आइडिया दे सकता हूँ कि बुक कैसे पहचानें। तो बुक हमें ऐसे पहचाननी है कि उस बुक में अभी तक जैसे पीछे जो क्वेश्चंस थे क्या उससे आ रहे हैं तो ठीक है, और क्या वो बुक एक कम्प्रहेंसिव रूप से उस टॉपिक को कवर करती है जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, इनके आधार पर आप बुक चूज़ कर सकते हैं। और एक बार जिस बुक को आप चूज़ कर लें, कोशिश करें कि उसे ना बदलना पड़े। इसके लिए आप पहले ही उस प्रक्रिया को फॉलो कर लें कि वो बुक ठीक है या नहीं है, क्योंकि यदि आप बुक बदलते हैं तो आप दोहरा समय दे रहे होते हैं उसी चीज़ के लिए। और फिर ये आप जैसे प्री में कर लेते हैं तो ये आपको मेंस में दिक्कत करेगा, क्योंकि लैंग्वेज नहीं बना पाएंगे आप जब आंसर लिखेंगे, क्योंकि आप डबल लैंग्वेज को साथ लेके चल रहे होंगे, वो आपको क्लैश करेगी वहाँ पे। तो ये चीज़ है। सर, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन रहा कि मतलब अभी पीसीएस में ऑप्शन रिमूव हुआ है, तो मतलब कैसे पहले यूपीएससी के साथ साथ यूपी पीसीएस की तैयारी साथ साथ की जाए, या फिर पहले यूपी पीसीएस में जो GS5 GS6 जो एक्स्ट्रा पेपर ऐड हुए तो उस पर आपका क्या मतलब सजेशन रहेगा? पहले यूपी पीसीएस देखा जाए, फिर दोनों साथ साथ की जा सकती है? देखिए, पर्सन टू पर्सन फिर से वेरी करेगा। आपने क्या बनना है ये आपने सोचना है, आपने डिसाइड करना है कि आप IAS बनना चाहते हैं या आप PCS बनना चाहते हैं। हाँ, देखिए, पहले क्या था, जो ऑप्शनल था उसकी वजह से यूपीएससी वाले लोगों को आसानी हो जाती थी यूपी में। अब वो नहीं होने वाली है, अब यूपी PCS वालों को फ़ायदा होने वाला है जी। हाँ। सर, थोड़ा सा बात करें, आपका मीडियम हिंदी रहा है, तो हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए C-सेट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, तो C-सेट कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते थे? अब कहीं ना कहीं C-सेट से बाहर हो जाते हैं और उनके मतलब मेंस तक नहीं हो पाते, कैसे अपने आप को C-सेट के? अच्छा, देखिए, ये यूपीएससी में तो है C-सेट, टेढ़ी खीर है, लेकिन यूपी PCS में उतना नहीं है, क्योंकि जैसे आप उसमें 25 क्वेश्चन करीब हिंदी के आते हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 25 मैथ के आते हैं, ऐसे ही करके इंटरपर्सनल स्किल वाले भी आते हैं। तो आप अगर हिंदी में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेंस में भी दिक्कत उठाएंगे। तो इसलिए हिंदी थोड़ा पढ़ लें, उसमें हिंदी पढ़ लें, और रीजनिंग के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं तो वो आप कर सकते हैं। मुझे लगता है यूपी के C-सेट में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, मुझे नहीं होती है, क्योंकि मेरा इंटर में मैथ रहा है और थोड़ा मैथ से जुड़ाव भी रहा है, तो दिक्कत ज़्यादा नहीं होती है। पर हाँ, मैं ये कहूँगा कि अब जो संप्रेषण वाले क्वेश्चन आ रहे हैं वो टफ हैं, तो उसके लिए थोड़ा तो ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे लोग C-सेट में भी फेल हो रहे हैं। अभी सर हम दिल्ली में है और तैयारी आपकी चल रही है, इसमें हम मंजू लाइब्रेरी में भी है, तो कितने मतलब घंटे पढ़ लेते हैं इस लाइब्रेरी में? यार देखो, मंजू लाइब्रेरी का योगदान बहुत ज़्यादा है मेरे जीवन में। जब हम यहाँ आए थे तो हम कुछ नहीं थे, और मतलब कि यार घंटे तो बताना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। आप अपना देख लीजिए, जैसा भी है, जिसको जितना पढ़ना है मैक्सिमम पढ़ाई करिए, हमने भी मैक्सिमम करा है। सर, फिर भी अप्रॉक्सीमेट कितने डेली पढ़ लेते हैं? यार ये तो मतलब
दिल्ली के सर बोलते हैं घंटे माहौल अलग ही है। मैंने घंटे कभी गिने नहीं हैं, जी जी पर हाँ पढ़ाई तो करनी पड़ती है और किया भी है, जी। संघर्ष करना पड़ेगा भाई। सर जैसे तैयारी आप डेली कैसे करते हैं, कोई वीकली या फिर मंथली रूटीन रहता है कैसे, मतलब या फिर आप डेली उठकर सुबह अपना प्लान बनाते हैं कैसे, मतलब? देखिए जैसे इसमें क्या है कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए मैंने दोनों अलग अलग तरीके से इसको देखा। प्रीलिम्स में क्या है, मैं देखता हूँ कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लूँ सब्जेक्ट को, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम रिवाइज कर लेते हैं वो प्रीलिम्स में उतना आसानी रहती है, उतने ही क्वेश्चन अच्छे से जाते हैं। जैसे मेरा 21 में क्या था, मेरे 105 क्वेश्चन सही थे और 22 में मेरे 107 सही हैं, काट पीट के पूरा फाइनल करके। तो ये कैसे आता है कि जब हम बार बार क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं अच्छे से, गो थ्रू होते हैं। जैसे घटना चक्र है तो घटना चक्र को आप जितना मैक्सिमम टाइम लगा लीजिए उतना ही आपके लिए बेहतर है। तो ये है कि समय और जो कंटेंट है उसी के हिसाब से मैंने समय दिया है। तो प्रीलिम्स में जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकें, और मेंस में क्या है तो मेंस में लर्निंग होनी चाहिए, राइटिंग भी होनी चाहिए, दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो उसमें अगर आप एक पेपर लिखने बैठ रहे हैं तो आपका 3 घंटा गया मेंस में, तो इसलिए उसमें पढ़ना कम होता है, लिखना ज़्यादा होता है। दोनों की अलग अलग चीज़ें हैं। जी सर, आप काफ़ी समय से तैयारी कर रहे थे, आप कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं होगा तो क्या करेंगे, अभी प्लान भी कभी सोचे थे? और काफ़ी प्रेशर घर से भी रहता होगा, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए जो आपके जीवन में काफ़ी चैलेंजिंग फेस रहे, घर से, परिवार से, रिलेशन से, क्या क्या चैलेंजेस आए? देखिए जैसे प्लान बी है तो बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं प्लान बी के बारे में। हमने यूपीएससी का सोचा था, प्लान बी हमारा यूपीपीसीएस था, तो हमने हमारा प्लान बी जो है हमारा सक्सेसफुल हो चुका है अभी। और फैमिली प्रेशर की बात है तो मेरे माता पिता बहुत शानदार हैं इस मामले में, कतई 0% प्रेशर था उनकी तरफ से। ये प्रेशर हम ही ले रहे थे कि हमें सेलेक्ट होना है, बाकी माता पिता ने कभी प्रेशर नहीं दिया मुझे। जैसे रिलेटिव या फिर गांव वालों से ऐसे कुछ रहा कि कितने दिन से पढ़ रहे नहीं हो रहा है? देखो गांव के लोग भी अच्छे ही हैं, कभी ऐसी कोई बात नहीं किसी ने कही है कि कितना टाइम लग रहा है, क्या कर रहे हो, क्योंकि हमारा ऐसा कुछ रहा है कि हमारे पिताजी हैं तो कोई बात नहीं करता है ये सब फालतू के। रिजल्ट आने के बाद क्या माहौल रहा हो, आपके फैमिली रिएक्शन क्या, थोड़ा उसके बारे में बताइए। आपने सबसे पहले किसको बताया? सबसे पहले मैंने अपने भैया को कॉल किया, फिर अपने पापा को किया, दीदी भी मेरे घर पे ही थी उस टाइम पे, तो पूरा परिवार जो है बहुत खुश था। अभी मैं घर भी गया हुआ था, बहुत शानदार तरीके से वेलकम किया है गाँव वासियों ने, और जो है घर के रिलेटिव्स भी बहुत ज़्यादा आए हुए थे। ये मेरा पर्सनल अचीवमेंट है कि वो मेरी वजह से इतने लोग इकट्ठा हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सर थोड़ा जानेंगे कि आपका मीडियम हिंदी रहा है, तो मेंस में जो आंसर राइटिंग होती है, मतलब एक इंग्लिश मीडियम वालों की कि अपनी कम बातों में अच्छी बातें समझा लेते हैं, लेकिन क्या है हिंदी मीडियम वालों को एक बेस्ट आंसर लिखना पड़ता है तब जाके अच्छा नंबर मिलता है। तो मतलब कैसे अपने आप को एक बेस्ट आंसर लिखने के लिए ऑथेंटिक हो, नंबर इंक्रीजिंग हो, ज़्यादा मार्क्स मिले, लोगों से अलग हो, तो आंसर को कैसे अपने आप को सजाते थे, एग्जामिनर के कैसे इफेक्टिव बनाते थे? देखिए मैं जैसे आंसर लिखता हूँ तो मैं जो लोग कहते हैं डायग्राम फ्लो चार्ट, मैं आंसर लिखता हूँ, मेरा आंसर उसके बिना हो ही नहीं पाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे जो है डबल फ़ायदे होते हैं। एक तो अट्रैक्टिव हो जाता है आपका आंसर, और दूसरा ये हो जाता है आप कम समय में अपनी बात ज़्यादा पहुँचा पाते हैं एग्जामिनर तक, और थोड़ा अच्छा भी लगता होगा, तो इस हिसाब से शायद मार्क्स भी आए होंगे इसीलिए। इसके अलावा सर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें जो आप करते थे डेली और अपने आंसर राइटिंग में, जो आप बता सकते हैं जो हम इनडायरेक्टली नहीं पूछ पा रहे हैं, जो स्टूडेंट को करनी चाहिए? देखिए ये है कि उसमें फैक्ट डालने होते हैं, और फैक्ट के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन होनी चाहिए अच्छे से। फैक्ट कैसा फैक्ट्स, किसी की विचार या फिर ऐसे कुछ? जैसे फैक्ट की बात कर ले तो मान लीजिए कि कोई वाटर रिसोर्स पे कोई क्वेश्चन आया है, तो वाटर रिसोर्स में हमारे पास कोई एक डेटा होना चाहिए। नीति आयोग का डेटा कोट करिए, आपकी डार्क जोन जो है हमारे वहाँ बढ़ रहे हैं, क्राइम है तो NCRB की रिपोर्ट आप कोट करिए, और जैसे कि इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन है तो जो CPC की रिपोर्ट है उसको आप डालिए। तो ये चीज़ें हैं। सर अपने आप को मतलब नोट्स बनाकर एकाएक अलग से रखते रहे। वही है कि जैसे जब मेंस में रटने के प्रोसेस में जैसे साहित्य था तो हमारा उद्धरण भी हमें बहुत याद करने पड़ते हैं, बिना उद्धरण के तो वहाँ काम चलता नहीं। तो उद्धरण के साथ साथ चारों पेपर्स के लिए ये डेटा काम आता है। डेटा एक डेटा होता है, उसको आप कितनी जगह घुमा सकते हैं ये आपके टैलेंट के ऊपर है। तो कम समय में या कम कंटेंट में आप अच्छा आंसर लिखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आप एक डेटा को कई जगह यूज करना सीखिए, उससे काम चलेगा। एक क्वेश्चन स्टूडेंट का रहा सर कि प्रीलिम्स और मेंस का क्या घटना चक्र अलग अलग आता है या फिर दोनों का घटना चक्र जो बुक है एक ही होती है?
घटना चक्र अलग अलग आती प्रीलिम्स है। का अलग रहता है और मेंस का अलग। देखिए प्रीलिम्स का मतलब हो गया कि क्वेश्चंस पेपर्स जी। जो उसमें बैक ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो हमें मिल जाएं। जी और जो मेंस के लिए उसमें उन्होंने क्या किया है कि क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ मैटर भी दे रखा है। जी देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घटना चक्र को पसंद नहीं करते हैं। जी मैंने घटना चक्र से काफ़ी हेल्प ली है। जी। मैंने कंटेंट अपनी बुक से भी पढ़ा है, जी जो मतलब कोर बुकें हैं हमारी, जी। उनको पढ़ा है। और कुछ जो है कुछ टॉपिक्स में मैंने घटना चक्र की भी मदद। इन्वायरमेंट के लिए क्या रिसोर्सेज फॉलो करते हैं? जैसे इन्वायरमेंट के लिए है तो इन्वायरमेंट के लिए प्री के लिए मैंने घटना चक्र के बैक ईयर वो जो जी। पूर्वावलोकन करके एक आती है उसको पढ़ा है। जी और जो मेंस के लिए है तो मेंस के लिए उन्होंने दिया था घटना चक्र वालों ने 3 नंबर शायद, आई थिंक अगर मैं सही हूँ तो जी 3 नंबर की उनकी बुकलेट आई थी, उसको मैंने पढ़ा था। और हमारे कुछ खुद के नोट्स थे। जी और फिर यहाँ भी बात आ जाती है वही कि मैंने बहुत ज़्यादा इस पे फोकस नहीं किया। मैंने हर टॉपिक से कुछ फैक्ट ले लिए जी और उसके आधार पर हम उसको कैसे देखते हैं, जी। उस चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं। और न्यूज़पेपर इस मामले में बहुत अच्छा काम आता है। जी सर, आपने कोई जो मैगजीन पढ़ा था करंट अफेयर्स के लिए सर? मैगजीन मैंने क्रॉनिकल पढ़ी है और क्रॉनिकल में जो उसका इन फोकस करके आता है और आर्टिकल्स भी आते हैं, वो अच्छा है जी मुझे और पढ़ना। सर जो जियोग्राफी के वर्ल्ड जियोग्राफी और फिजिकल जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, इसके लिए क्या कंटेंट है? जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए प्री में अगर बात करें तो बर्नवाल, जी और जैसे मेंस में है तो मेंस में उसमें गिने चुने टॉपिक हैं, वही चक्रवात से क्वेश्चन आते हैं, जलधाराओं से। देखिए आपने बैक ईयर से ये देखना है कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। जी जी तो मैंने उस बैक ईयर पे खूब सारा काम करिए आप, तो आपको पता चल जाएगा। और आप फिजिकल जियोग्राफी के लिए? फिजिकल ज्योग्राफी के लिए जैसे उसमें भी है वर्ल्ड और इंडियन। जी। इंडिया के लिए मैंने वाणी पढ़ी है, मैंने जैसे आपके बताया, और मैं उसके नोट्स भी मैंने मेंटेन कर लिए हैं। जी और सर थोड़ा सा जीएस पेपर 4 जो इथिक्स होता है उसके लिए बताइए, क्या किसी कोचिंग के नोट्स पढ़े? और थोड़ा सा जो एक सेक्शन आईआर का होता है उसके लिए बताइए। देखिए जो आपने उसके लिए पूछा पेपर 4 के लिए इथिक्स के लिए, तो जी। उसके लिए मैंने पतंजलि वाले सर के नोट्स पढ़े थे, जी। पतंजलि आइस से। सर वो सफिशिएंट है अगर बात करें? धर्मेंद्र सर, देखिए सफिशिएंट तो कहीं कुछ नहीं है, जी जी लेकिन ये है कि उससे बहुत अच्छी समझ बन जाती है। मैंने देखिए पिछली बार भी मैंने वही पढ़ा था जी जी और मैं बुरी तरीके से फेल हुआ था उस पेपर में। जी फेल क्या हुआ था, मेरे 62 या 67 ऐसे कुछ मार्क्स आए थे, ठीक है। जी और इस बार उम्मीद है अच्छा हुआ होगा, और मैं वहीं से पढ़ा था। जी हाँ ये है कि हमने अपने सीनियर्स के साथ बैठ के उस पर काम किया था इस बार, थोड़ा काम किया। आईआर के लिए एक सेक्शन है, उसके लिए आप कैसे? आईआर के लिए तो पूरा जो है न्यूज़पेपर बेस्ड रहता जी। है, और उसमें भी कुछ फैक्ट होने चाहिए। जैसे कि चाइना के साथ हमारा 21 में $44 बिलियन का जो है ट्रेड डेफिसिट था। जी। अभी आई थिंक 100 बिलियन डॉलर शायद पहुंच चुका है। जी तो ये क्या है कि ये एक फैक्ट है। अब इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, जी। ये मैटर करता है। ये अपने टैलेंट के ऊपर है कि आप इसको कैसे कैसे यूज करते हैं। और सर एक क्वेश्चन है कि जब पढ़ाई यहाँ दिल्ली में डेली करते हैं, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, या फिर कभी मन करता है कभी नहीं करता, तो उससे कैसे अपने आप को उस परिस्थिति को कैसे हैंडल करते हैं? कभी डिमोटिवेट होते हैं तो क्या फिर कोई योगा या सॉन्ग वॉन्ग सुनते हैं, उससे कैसे उस अच्छा, जैसे कभी डिमोटिवेशन फील होता है तो उसके लिए अच्छे दोस्त रखिए, सीनियरों का सम्मान करिए, वो आपको हमेशा इन चीज़ों से बचाएंगे। मेरे पास अच्छे दोस्त हैं, अच्छे सीनियर हैं, जी मुझे कभी ऐसी दिक्कत आती नहीं है। जी सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि कोई भी मोटिवेशन लाइन है, इंस्पिरेशन लाइन है, जो स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कई टाइम से लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो सर थोड़ा सा उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? या जो कोई पोएम पोएट्री आप हिंदी साहित्य आपका ऑप्शनल भी रहा? अभी तो देखो यार याद करनी पड़ेगी, पर मैं ये कहूँगा कि देखिए जिन लोग का सिलेक्शन जैसे नहीं हो रहा है, जी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी किसी महापुरुष ने अभी हाल ही में कहा है कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। जी जी और फिर मुझे ये लगता है कि फेल्योर सबके जीवन में आता है, और सबका टाइम आता है, टाइम जोन आता है। जब आपका टाइम आएगा तो आप अच्छा परफॉर्मेंस करने लगेंगे। जी पर हाँ, वो जादू नहीं होता है उसके लिए। जी आप अपनी वीकनेस पे काम करते रहिए, जी। ये हमने भी करा है। जी और मुझे लगता है कि अपनी वीकनेस पे काम करने वाला व्यक्ति बहुत आगे तक जाता है। जी सर एक और क्वेश्चन है कि तैयारी में किसी स्टूडेंट ने ही कमेंट्स किया था, मतलब इस तैयारी में पहला कदम कहाँ से रखे? आपने पहला कदम कहाँ से रखा? डायरेक्ट कोचिंग ले ली या फिर एनसीईआरटी पढ़ी, कैसे मतलब? अच्छा, मुझे लगता है मैं थोड़ा अलग रहूँगा। मुझे लगता है आपको इस तैयारी में रखने कदम पहला रखें आप तो बैक ईयर के पेपर देखें, जी उससे आपको आइडिया चल जाएगा। और मुझे लगता है कि आप सही डायरेक्शन वहीं से पकड़ लेंगे। जैसे हमें कहीं जाना है, जी जी अगर हमें जीपीएस मिल जाए जी तो हमें पहले हम डिस्टेंस उसका देख लेते हैं कितना दूरी है, जी जी ऐसे ऐसे जाना है, यहाँ नदी पड़ेगी, नदी पड़ेगा, ब्रिज पड़ेगा, जी यहाँ से ये लेना होगा, ऑटो लेना होगा, रिक्शा लेना होगा, जो भी है। जी तो बैक ईयर से एक मैप मिल जाता है आपको उस फील्ड में आगे बढ़ने का। जी। तो मुझे लगता है बैक ईयर पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए शुरुआत सर अपना कीमती समय देने के लिए हमारे व्यूवर्स को और हमें एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत है आपका।
थैंक यू तो फ्रेंड्स उस सर ने वो सारी चीज़ें एक एक करके कंटेंट को लेकर और प्रीलिम्स मेंस आंसर राइटिंग एक एक करके बताया, साथ ही साथ कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। सबका टाइम आता है, सर ने बहुत अच्छी बात कही। ये एक समय जोन है, आप काफ़ी समय आएगा, इससे आप घबराइए नहीं और पॉजिटिव तरीके से मेहनत करते जाइए। तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, इससे आने वाले अगले वीडियो में हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।